गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करते हैं, कुछ अप्लीकेशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को भी पूछा जा सकता है। अब देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं। ये क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजिंग एट ए कॉन्स्टेंट रेट। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना है, वो जो आपकी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होगी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले आप जर्नल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो आपकी उस स्टेटमेंट के क्वेश्चन में, उस स्टेटमेंट के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जवाब देगी। देखिएगा, ये क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। इसका मतलब क्या है कि एक बैलून का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से चेंज करता है। इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में चेंज करता है, अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज कांस्टेंट। इसका मतलब अगर उसने ये बात कही है कि एक बैलून का जो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है, तो किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज है वॉल्यूम का, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या दिया गया है, dv बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही कह रहा है ना बेटा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉन्स्टेंट। अब अगर मैं इस कॉन्स्टेंट को क्या मानता हूं, के मानता हूं, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू के। व्हाट इज दिस, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल v एंड t। अब देखो, हम क्या जानते हैं, स्फेरिकल बैलून का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, 4/3πr³। यही होता है। तो d बाई डी टी किसका है, ये v का। v की जगह आप क्या लिख दो, 4/3πr³, दैट इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट। कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू t, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4/3 तो बेटा बाहर आ जाएगा पाई के साथ। r³ का कितना होगा, 3r², r का करोगे तो dr बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू k। लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट किया, 3 से 3 कैंसिल, 4πr² dr बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं dr बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो k बाई 4πr² यही मिलेगी। अगर इस dt को इधर ले जाइएगा आप, अब ये क्या है, dr बाई डी टी k बाई 4πr², तो क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, तो dr बाई, देखो अब ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो dr के साथ तो कौन आएगा, 4πr² और k इंटू डी टी। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा, इसका जर्नल सॉल्यूशन कैलकुलेट करूंगा, मतलब इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर देंगे। तो ये आपके पास कितना आता है, dr इंटू 4πr² k इंटू डी टी। अब देखो, आप ध्यान से, उसकी जो इनिशियल स्टेटमेंट है उसने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट किया। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही उसकी इनिशियल स्टेटमेंट से जो वो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन, उसमें सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट है आपकी, उससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होगी। जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होती है उसके बाद आपने क्या करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ज़्यादातर वेरिएबल सेपरेट होकर के हो जाएगा, नहीं तो आपके पास 3 मेथड है। अब ये डिफरेंशियल, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हुई थी फर्स्ट स्टेटमेंट से, उसका मैं जर्नल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या आएगा, 4πr² इंटू डी आर इज इक्वल टू बेटा k डी टी, यही आएगा ना। क्या करेंगे, अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां पर इसके वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इसका अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। दोनों साइड इंटीग्रेट करो, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी जोड़ लो आप, मान लीजिए c ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, क्या हो गया, 4πr² का इंटीग्रेशन r³ बाई 3 इज इक्वल टू k, t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t के रिस्पेक्ट में t, तो 4/3πr³, यही आ गया, 4/3πr³ इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ये क्या है बेटा, ये जो मैंने कैलकुलेट किया है, दिस इज द स्टार इक्वेशन। यहां जो इसने पहली स्टेटमेंट बोली इस क्वेश्चन में, उससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट किया, उसके बाद वेरिएबल सेपरेट होकर के उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। दिस इज द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय द फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका क्या है, जर्नल सॉल्यूशन है। अब देखो वो क्या कहता है, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, मतलब उस बैलून को जो इन्फ्लेट हो रहा है, मतलब जो फूल रहा है, अगर इनिशियली उस बैलून का रेडियस कितना है, 3 यूनिट है, इसका मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल क्या मानेंगे हम,
टाइम t इज इक्वल टू 0, रेडियस ऑफ द बैलून इज 3 यूनिट। उसने क्या दिया है आपको कि इनिशियली उस बैलून का रेडियस अगर 3 यूनिट है, आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड। ठीक है, तो पहले उसने क्या बोला कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0, रेडियस कितना है बैलून का 3 यूनिट, तो आप r की जगह 4/3 इंटू पाई r, 3 का क्यूब कितना होगा 27 इज इक्वल टू k टाइम 0 प्लस c। ये सब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए वो स्टेटमेंट देगा, कितना आएगा 3 9 जा 27, दिस इज 36 पाई। किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से, जो पहली इंफॉर्मेशन उसने दी थी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, उससे सी कैलकुलेट हो गया। आपने इस सी की वैल्यू को कहाँ रखना है, अपनी स्टार इक्वेशन के अंदर। आपकी स्टार इक्वेशन चेंज हो जाएगी, मतलब अब आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया आपको 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई, यही मिला है। समझ में आ गई। अब ये आपके पास यहाँ आ गई आपकी स्टार इक्वेशन के अंदर आपने सी की वैल्यू कैलकुलेट करके रख दी। अब भी वो क्या कहता है, आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, मतलब आफ्टर 3 सेकेंड एट टाइम t इज इक्वल टू 3। ठीक है, रेडियस ऑफ द बैलून कितना बता रहा है 6 यूनिट। तो आप क्या करो, जो आपकी ये अब जो इक्वेशन है ना सी की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, जिसमें चेंज हो गई है स्टार इक्वेशन, इसमें t की जगह 3 और r की जगह 6 यूनिट रखो। 4/3 पाई r क्यूब कितना होगा 6 यूनिट, 6 का क्यूब कितना आएगा 216। ठीक है ना, 6 6 जा 36, 36 6 जा कितना होएगा 216 इज इक्वल टू के टाइम कितना है बेटा 3 यूनिट प्लस 36 पाई। अब देखो यहाँ से कितना हो गया 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 288 पाई माइनस का 36 पाई इज इक्वल टू 3 के। कितना आएगा 288 माइनस कितना बेटा 36, तो कितना बचेगा ये 2 8 3 5 2 252 पाई इज इक्वल टू 3 के। अगर मैं 3 से इसको कैंसिल करता हूँ, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, तो 84 पाई कितना जाएगा के। अब आपको क्या मिल गया, देखो पहले वाली जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि इनिशियली उसका रेडियस 3 यूनिट है, उससे आपको सी मिला, आपने जर्नल सॉल्यूशन में सी लिखा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी इंफॉर्मेशन दी है उससे आपको दूसरा कांस्टेंट जो इसमें इंक्लूड हो रखा है के मिला। ठीक है, तो के की वैल्यू भी आ गई अब आपके पास, यहां पर के को रिप्लेस करो 84 पाई से, तो 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू के की जगह क्या लिखेंगे हम 84 पाई प्लस 36 पाई, यही है, इनटू इसके पास बेटा क्या है t है, इसके पास क्या है t। अब ये आपके पास क्या आ गया, नेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, ना इसमें कांस्टेंट k है ना इसमें कांस्टेंट c है। क्या कहता है वो, फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड। आप t सेकेंड के बाद उस बैलून का रेडियस बताओ, तो यहां से आप क्या करिए r की वैल्यू कैलकुलेट करिए, कितने सेकंड किस टाइम पर, टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड, तो आपको यहां से r की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। इस एक्सप्रेशन से जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो किस टाइम पर आएगी, t सेकेंड पर ही आएगी। कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। अब आप इसको एक काम करो, पाई तो तीनों साइड से क्या हो जाएगा कैंसिल ना, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4 से भी कैंसिल होगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। अब ये जो 3 है ये उधर चला जाएगा, तो बेटा मेरे पास r क्यूब कितना आएगा, r क्यूब आ जाएगा 21 इंटू 3 63 t प्लस आगे जाएगा तो आपके पास 27 पाई, यही होगा ना 63 t प्लस 27 पाई, क्योंकि नीचे वाला जो आपके पास 3 है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और उसके साथ भी 3 9 जा 27, 3 इंटू 21 इंटू 3 63। ठीक है, तो यहाँ से r कितना आएगा 63t प्लस 27 पाई का क्यूब रूट। ठीक है ना, तो r आपके पास इतना होगा रेडियस ऑफ द बैलून। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड। अगर यहाँ पर t की पर 5 रखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के कोरस्पॉन्डिंग उस बैलून का रेडियस कितना हो जाएगा जो टाइम के रिस्पेक्ट में इन्फ्लेट होकर के चेंज कर रहा है। ठीक है ना, अब देखो ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि इनिशियल स्टेटमेंट होगी उससे डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होगी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले आप जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएंगे। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट c मिलेगा, दूसरे से आपका जो दूसरा आपने कांस्टेंट लिखा हुआ है उसमें वो मिल जाना चाहिए। उसके बाद आपका वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें उसका जवाब मिल जाएगा उस कंडीशन के ऊपर जो वो बोल रहा है। ठीक है, यही तरीका है इनको सोल्व करने का कि आप पहले जो गिवन स्टेटमेंट है
उससे डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करेंगे। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का उसके बाद आप किसी भी मेथड से, जो आपने मेथड पढ़े हैं उनसे जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। फिर जनरल सॉल्यूशन में दो कांस्टेंट मिलेंगे आपको, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, दो कंडीशन वहाँ पर अप्लाई करेंगे, कि इनिशियल कंडीशन और एक कंडीशन जो वो बोलेगा अपनी तरफ से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं, वो क्या कहता है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। बहुत आसान चीज है ये। वो क्या कहता है, किसी बैंक के अंदर जो प्रिंसिपल इंक्रीज करता है वो R% पर ईयर के रेट से इंक्रीज करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इटसेल्फ। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, क्या कहता है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। इन 10 ईयर्स क्या कहता है वो, कि वो आर की वैल्यू बताओ जिस आर या जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, आपका जो 100 रुपया है वो क्या हो गया है, डबल हो गया है उस बैंक के अंदर। तो आपको देखो जो पहले स्टेटमेंट गिवन है, मैं मान लेता हूं कि लेट पी बी द प्रिंसिपल एट टाइम टी, मतलब किसी टी टाइम पर जो प्रिंसिपल है उसको क्या मान लेता हूं मैं, पी से रिप्रेजेंट करता हूं। एंड इनिशियल प्रिंसिपल, जो स्टार्टिंग के अंदर आपके पास आपका प्रिंसिपल है, इज पी नोट, मतलब पी नोट इज द इनिशियल प्रिंसिपल, और किसी टाइम पर जो प्रिंसिपल है उसको मैं क्या मान लेता हूं, पी। मतलब जैसे 2 साल के बाद प्रिंसिपल कितना है, पी मान लिया, तो टी टाइम के ऊपर प्रिंसिपल पी मान लिया। और स्टार्टिंग जब टाइम टी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल शुरुआत में प्रिंसिपल हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, पी नोट से। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, मतलब एक बैंक के अंदर किसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, प्रिंसिपल का इंक्रीजिंग का रेट ऑफ चेंज। इंक्रीजिंग का रेट ऑफ चेंज मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव होता है, डिक्रीजिंग का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है। यहां पर प्रिंसिपल इंक्रीज करता है किस रेट से, R% पर ईयर R% की रेट से इंक्रीज करता है। मतलब आज अगर प्रिंसिपल 1 लाख रुपया है तो R% जोड़ेंगे ना, तो अगले साल का स्टार्टिंग से आप अगले साल का प्रिंसिपल आपको पता चलेगा। मतलब पिछले साल जो प्रिंसिपल था उसमें उसी का R% और जोड़ दो तो अगले साल का प्रिंसिपल आ जाएगा। हर साल उस बैंक में प्रिंसिपल R% की रेट से क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब बेटा मेरे को क्या दिया गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, R%। किसका R%, किसी टी टाइम पर जो प्रिंसिपल होता है उसका, ठीक है ना। कि 2 साल के किसी टी टाइम मतलब 2 साल पे प्रिंसिपल इतना है, तो अगले उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, R% ऑफ पी, मतलब जो पिछले साल प्रिंसिपल था उसका R% जो भी होगा, इतना ही चेंज होता है ना हर साल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आपको उस बैंक के अंदर प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज दिया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या है, किसके इक्वल है वो, R% ऑफ पी। मतलब टी टाइम पर जो आपका प्रिंसिपल था उसका R% चेंज करता है हर साल, ठीक है ना। तो ये बताओ अब ये क्या बन गया, dp/dt इज इक्वल टू R% R/100 इंटू पी। अब ये क्या आ गई मेरे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं क्या करूं, इसका जर्नल सॉल्यूशन कैलकुलेट करूंगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, dp/dt R/100 इंटू dt, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट करो, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c ऐड कर दो, क्या बन गया ये, log ऑफ p इज इक्वल टू R/100, t के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। ये क्या आ गया मेरे पास, log ऑफ p R/100 इंटू टी प्लस c। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसका जर्नल सॉल्यूशन है। अब देखो क्या कहता है कि बताइएगा वो आर की वैल्यू जिस पर 100 रुपया उस बैंक के अंदर डबल हो जाएगा,
ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इस बैंक में 100 रुपये अपने आप को क्या कर लेगा, डबल कर लेगा। जब आपको क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन है तो आपको सी के लिए इनिशियल कंडीशन पता रहनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं गिवन है इनिशियली तो आप इनिशियल कंडीशन क्या मानेंगे कि मान लेते हैं हम कि एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, जो आपका पी प्रिंसिपल है किसी टाइम का, वो किसके इक्वल है, पी नोट के इक्वल। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 हमने प्रिंसिपल क्या मान रखा है, पी नोट, उसको आप अप्लाई करिए इसके अंदर। log ऑफ पी नोट इज इक्वल टू कितना, R/100 इंटू टाइम, किस टाइम पर है ये, 0, प्लस सी। यहां से आपको सी की वैल्यू कितनी मिलती है, log ऑफ पी नोट कितनी मिलती है बेटा, log पी नोट यहां रख दो, तो log p इज इक्वल टू R/100 इंटू टी प्लस सी, सी की जगह क्या लिख दिया हमने, log पी नोट। अगर मैं इस log की टर्म को इधर लाता हूं तो log ऑफ p माइनस log ऑफ पी नोट इज इक्वल टू R/100 इंटू क्या, टी। ठीक है, अब ये कितना मिल गया आपको, log m माइनस log n कितना होता है, log m/n, तो log p बाई पी नोट इज इक्वल टू, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, R/100 इंटू टी, मतलब log p बाई पी नोट इज इक्वल टू RT/100। ये इसका क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब वो क्या कहता है कि आप वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उस बैंक में 100 रुपये अपने आप को क्या कर लेगा, डबल कर लेगा। समझ में आ गई, इसका मतलब आपने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इस बैंक के अंदर अगर शुरुआत का पैसा 100 हो तो वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। मतलब आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है जिस पर किसी टी टाइम का प्रिंसिपल क्या हो जाए, इनिशियल प्रिंसिपल का डबल हो जाए। समझ में आ गई, मतलब हमने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है जिस पे 100 रुपये उस बैंक में अपने आप को क्या करेगा, डबल करेगा। तो हम मान लेंगे कि लेट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी ईयर्स, मतलब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो हम मान लेते हैं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, कैपिटल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इस बैंक के अंदर जो प्रिंसिपल है वो पिछले इनिशियल प्रिंसिपल का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। 100 रुपया दोगुना होने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ना, तो हम मान लिया कि किस टाइम के ऊपर, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कैपिटल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इस बैंक में जो प्रिंसिपल पी है किसी टी टाइम पे जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है इनिशियल प्रिंसिपल का। तो कैलकुलेट करो, 100 दोगुना होने का मतलब इनिशियल प्रिंसिपल का डबल हो जाना, 2 टाइम्स ऑफ पी नोट डिवाइड बाई पी नोट इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू टी डिवाइड बाई क्या, 100 इन 10 ईयर्स। टाइम तो कितना दिया हुआ है, 10 ईयर्स दिया हुआ है, तो ये बेटा क्या हो गया, कैंसिल, ये पी नोट से पी नोट कैंसिल, log ऑफ 2 इज इक्वल टू R/10। इसका मतलब यहाँ से आपको कैपिटल आर कितना मिलेगा, 10 log ऑफ 2 ईयर्स, इतना ही आएगा, 10 log ऑफ 2। अब ये आर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 log ऑफ कितना आता है, 2 आता है। उसने आपको क्वेश्चन में log 2 का वैल्यू दिया है 0.6931, log 2 का वैल्यू बेस ही है ना, तो आपको log 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.6931। अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होगी इस log 2 की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 6.931%, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। उसने यही कहा था कि आप वो आर की वैल्यू बताओ जिस पर जो 100 रुपीज है ये अपने आप को डबल कर लेगा 10 साल के अंदर। तो 10 साल में किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 100 रुपया डबल हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि कैपिटल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 10 साल टाइम के अंदर आपका जो प्रिंसिपल पी है किसी टाइम का वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है आपके इनिशियल प्रिंसिपल का। अब इनिशियल प्रिंसिपल यहां पर 100 रुपया लिख लो तो 100 पी क्या हो जाए, हम मान लेंगे फिर कैपिटल आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10 ईयर्स के अंदर आपका जो 100 रुपया है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 200। समझ में आ गई। मतलब आप इस सिंबल को ना लिखो तो इनिशियल प्रिंसिपल 100 मानो, ठीक है। तो किसी 10 साल के अंदर जो प्रिंसिपल है पी वो कितना हो जाना चाहिए, 200 हो जाना चाहिए। तो मान लो कि वो कैपिटल आर इंटरेस्ट पे हो जाएगा तो टाइम 10 लिखना, ठीक है, पी नोट की जगह 100 लिखना, पी की जगह 200 लिखना, तब भी आपके पास आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 6.931। बस, और इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है ऐसा। आप डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करिए, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करिए, उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा जो वो पूछ रहा है उसका जवाब हम उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। देखिएगा बेटा इस क्वेश्चन को, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख
इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। ठीक है ना। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। 2 घंटे में बैक्टीरिया का जो काउंट है ना वो क्या हो जाता है, 10% बढ़ जाता है 2 घंटे, इनिशियल से 2 घंटे बाद आपको 10% इंक्रीज मिलेगा। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। इन हाउ मेनी आवर्स will the count reach 2 लाख। कितने घंटों के अंदर 2 लाख हो जाएगा। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया is proportional to number present। अब देखिएगा आप इस क्वेश्चन को, क्या कहता है वो कि एक कल्चर के अंदर जो बैक्टीरिया है उसका काउंटिंग 1 लाख रुपया है, 1 लाख है, 1 लाख बैक्टीरियाज हैं। नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। ठीक है, उनका जो नंबर है ना बैक्टीरिया का वो 2 साल के अंदर 10% ना 2 साल के अंदर 10% बढ़ जाता है। इन हाउ मेनी ईयर विल द काउंट रीच 2 लाख। तो कितने साल के अंदर काउंट क्या हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरियाज की ग्रोथ मतलब इंक्रीज का रेट ऑफ चेंज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ठीक है ना, किसके प्रोपोर्शनल है, किसी टी टाइम के ऊपर जितने भी क्या नाम बैक्टीरिया होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या मानेंगे कि लेट n बी द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज। हम मान लेते हैं कि n बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम t। किसी t टाइम के ऊपर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t टाइम से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dn/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ द बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब किसी टी टाइम पर जितने भी नंबरिंग होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस नंबरिंग का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ग्रोथ ऑफ मतलब क्या कह रहा है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब उस बैक्टीरियाज की नंबरिंग का इंक्रीजिंग का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट एट दैट टाइम। समझ में आ गई। मतलब अगर आज 5 लाख हैं तो आज जो आपका कैपिटल n है किसी टी टाइम पर जो नंबरिंग है बैक्टीरिया की, ठीक है, इस नंबरिंग की ग्रोथ का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस टाइम पर जो नंबरिंग है इसी के। समझ में आ गई। अगर आज 5 लाख हैं तो इस 5 लाख नंबर का जो इंक्रीजिंग का रेट ऑफ चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसी 5 लाख के ऊपर। ठीक है, तो नंबरिंग का या ग्रोथ का या यूं कहो कि इंक्रीजिंग द नंबरिंग ऑफ द बैक्टीरियाज का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट एट दैट टाइम। मतलब उस टाइम पर जितने बैक्टीरिया हैं उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन बैक्टीरियाज की बढ़ने का रेट ऑफ चेंज। अब डायरेक्टली अभी आपके समझ में आ गया। अब ये क्या हो गया, dn/dt। अब देखो ये तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा। अब मैं क्या करता हूं, इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाता हूं। dn/dt इज इक्वल टू k इंटू एन। के इज द साइन ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब ये क्या हो गई बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया हमने। जो स्टेटमेंट गिवन थी इसमें लास्ट में गिवन है स्टेटमेंट। अब dn/dt kn आप क्या करिएगा, हटाइए, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। k इंटू क्या dt, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट राइट साइड में जोड़ दो। ये क्या हो गया, log ऑफ n इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस क्या c। ये हमारे पास क्या आ जाता है, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका क्वेश्चन से मिल रही है। ये उसका क्या है, जर्नल सॉल्यूशन है। अब वो क्या कहता है कि 2 ईयर्स के अंदर जो बैक्टीरियाज का इंक्रीज है नंबरिंग का वो कितना हो जाता है, 10%। 10% किसका होगा, इनिशियल का होगा ना।
ठीक है। तो एक तो आपको ये चीज गिवन है, दूसरी चीज आपको इनिशियल और कोई कंडीशन गिवन नहीं है। तो आप क्या करो, पहले तो इसके ऊपर जनरल सॉल्यूशन पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करो कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर आपकी जो नंबरिंग है बैक्टीरियाज की वो किसके इक्वल है, एन नोट के इक्वल। तो लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, यही होएगा। एन कितना है, एन नोट है, ठीक है। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग एन नोट आ जाएगी। अगर यहाँ लॉग एन नोट लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ सी की जगह एन नोट लिखो, दैट इज इक्वल टू के इंटू टी। इसका मतलब लॉग एन बाई एन नोट इज इक्वल टू के इंटू टी। यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट और रह गया है, अभी इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। इसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, दो, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो सी की वैल्यू तो इनिशियल कंडीशन आप अप्लाई कर लो, टी इज इक्वल टू 0 पर एन इज इक्वल टू एन नोट, उससे आ जाएगी। अब क्या कहता है कि उस कल्चर के अंदर बैक्टीरिया का इंक्रीजिंग है जो 2 साल के अंदर, वो कितना परसेंट बढ़ जाता है, 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि इन टाइम टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है, इन टाइम टी इज इक्वल टू, इनिशियल से 2 साल काउंट कर रहे हैं हम, इन टाइम टी इज इक्वल टू 2 ईयर, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन नोट प्लस 10% ऑफ क्या, एन नोट। सही बात है। अगर इनिशियल आप एन नोट मानते हो तो 2 साल के अंदर क्या हो जाता है, एन मतलब किसी 2 साल के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, क्योंकि ये एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एट एनी टाइम टी। तो 2 साल के बाद मतलब एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स, नंबर इज इक्वल टू एन नोट, मतलब इनिशियल प्लस इनिशियल का क्या 10% जितना भी बनता है, कितना आएगा, एन नोट प्लस ये कितना हो जाएगा 10, 11 एन नोट डिवाइड बाई 10, कितना आएगा 11 एन नोट डिवाइड बाई 10, यही आएगा एलसीएम लोगे तो। मतलब आपका कैपिटल एन इतना हो जाएगा, कितने टाइम पर, एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स, यहाँ रख दो। अगर मैं इसके अंदर इसको रखूंगा तो log n बाई एन नोट, तो n बाई एन नोट कितना आएगा 11 बाई 10 इज इक्वल टू k इंटू टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो यहां से k की वैल्यू आएगी 1/2 log ऑफ 11 बाई 10, ठीक है। ये मेरे को जो कंडीशन दी थी उससे मैंने k और कैलकुलेट कर लिया। अगर आपका k भी आ चुका है तो यहां रख दो। अब आप इसका क्या अगर इस k की वैल्यू को मैं यहां रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ n बाई एन नोट इज इक्वल टू के 1/2 log ऑफ 11 बाई 10 इंटू टाइम टी, ये आपके पास आ जाता है। अब वो क्या कहता है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, ठीक है, इन हाउ मेनी, इन 2 आवर्स, ये बेटा ईयर्स नहीं है यहाँ पर, ये आवर्स है, सॉरी, ठीक है ना, ये आवर्स है। तो टाइम टी इज इक्वल टू 2 आवर, 2 घंटे में, क्योंकि बैक्टीरिया तो बहुत तेज गति से बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ईयर्स नहीं है, आवर्स है। तो 2 घंटे के अंदर अगर 10% बढ़ जाता है उसका, तो के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू यहाँ रख दी, तो आपके पास ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। वो क्या कहता है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, कितने टाइम के अंदर, कितने घंटे के अंदर वो जो रीच है, मतलब जो काउंटिंग है बैक्टीरिया की, वो 2 लाख पहुंच जाएगी। मतलब आप मान लेते हैं हम कि इन टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी आवर्स, इन टाइम टी इज इक्वल टू कैपिटल टी आवर्स, एन इज इक्वल टू क्या, डबल ऑफ एन नोट। नहीं, अरे 1 लाख से 2 लाख पहुंचानी है तो हम मान लेंगे कि कैपिटल टी आवर्स के अंदर आपकी टी टाइम पर, मतलब आपकी जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो डबल हो जाएंगे, किसके, इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया का। इनिशियल क्या हो गया 1 लाख, 1 लाख का 2 लाख होने में कितना टाइम लगेगा, तो कैपिटल टी आवर्स के अंदर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज ऑफ एनी टाइम इज इक्वल टू डबल ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरियाज। तो इसका मतलब log ऑफ n बाई एन नोट, n बाई एन नोट कितना आ गया 2, दैट इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 11 बाई 10 इंटू कितना टाइम में, कैपिटल टी आवर्स में। तो यहाँ से क्या जाएगा 2 log 2, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 log 2 डिवाइड बाई log ऑफ 11 बाई 10, इतने आवर्स के अंदर इतना घंटे लगेंगे इनिशियल बैक्टीरिया जो 1 लाख हैं उसके कितने बनने के लिए, 2 लाख बनने के लिए। यही एप्लीकेशन है इसकी, आपने इनको कर लेना है। एक एक्सरसाइज में आर.डी. शर्मा भी गिवन है, आगे जा करके आपको होट्स के अंदर आपको एलिमेंट्स में भी गिवन है, आप इन क्वेश्चन को करिएगा। ये एप्लीकेशन है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इनको पूछा भी जा सकता है, ठीक है, और पहले भी पूछे गए हैं। थैंक यू बेटा।